हेलो एवरीवन, काफ़ी दिनों के बाद ये नया वीडियो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। 4 साल कंप्लीट हुए हैं जीएसटी को इम्प्लीमेंट हुए। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था। 4 सालों में काफ़ी जर्नी हम लोगों ने कंप्लीट की है जीएसटी की। इसी दौरान इसी जून महीने में मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्तों के लिए और कुछ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के लिए और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए 19 डेज का एक जीएसटी का कोर्स लिया, जिसमें जीएसटी को शुरू से लेकर आखिर तक डिस्कशन हम लोगों ने किया। तो उसमें जो बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी है, जो शुरुआत है जीएसटी की, क्या क्या दिक्कतें हम लोगों ने झेली, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या दिक्कतें पहले के लॉ में थी जो जीएसटी में सॉल्व हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट्स हमको करने पड़े, इसका डिस्कशन फर्स्ट डे को जो किया था उसके रिलेटेड ये वीडियो है। हालांकि आप में से काफी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही बेसिक लेवल का वीडियो होगा, सो इट इज अप टू यू वेदर टू वॉच दिस वीडियो और नॉट। पर इस वीडियो से हमको एक शुरुआत मिलती है जीएसटी को अच्छे तरीके से समझने की। 19 डेज का कोर्स हालांकि चला 23-24 डेज के लिए, और हमने काफी सारी चीजें उसमें डिस्कस की, जिसको हम लोग सिलेक्टिव बेसिस पे उसके वीडियोस में अपलोड करूंगा। तो ये फर्स्ट वीडियो होगा उस कोर्स का फ्रेंड्स। आई होप आप सबको ये यूजफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, so today's session is about background of जीएसटी। एक चीज समझ लेते हैं कि जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी हमको, पहले जो चल रहा था उसमें क्या दिक्कत थी। जीएसटी आने के बाद हम सबको लगा कि पुरानी चीजें अच्छी थी, पुरानी चीजें सिंपल थी, जीएसटी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जीएसटी में कंप्लायंसेस के बर्डन बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटीज ज्यादा है, समझने की दिक्कतें हैं, इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कतें हैं। तो क्यों हम लोगों ने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया, उसकी जरूरत क्या थी। तो जीएसटी से थोड़ा हम लोग आगे जाए, उसका बैकग्राउंड ऐसे समझते हैं कि जीएसटी से पहले वी वर हैविंग वेट, सर्विस टैक्स, एक्साइज। हम सबको आज की तारीख में ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ठीक था और जीएसटी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इन सब में क्या दिक्कत थी, वैट में क्या दिक्कत थी, सर्विस टैक्स में क्या दिक्कत थी, एक्साइज में क्या दिक्कत थी, और क्यों हमको जीएसटी की तरफ जाना पड़ा, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। मेरे ओपिनियन में वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, इन सब का जीएसटी के साथ बहुत पुराना नाता है, क्योंकि सारी की सारी चीजें है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग ऐसे समझते हैं कि विच इज लेविड ऑन वन पर्सन कलेक्टेड फ्रॉम अनदर पर्सन। एक पर्सन के ऊपर लेवी होता है, कलेक्ट किसी और के पास से होता है। जैसे कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल किया, 100 रुपीज की आइटम है, प्लस 10 रुपए का टैक्स है। तो मिस्टर बी ने यहाँ पर 110 रुपए मिस्टर ए को दिए, मिस्टर ए ने गवर्नमेंट को 10 रुपए का पेमेंट किया। दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। किसकी जेब में से जा रहा है पैसा, मिस्टर बी की जेब में से। और अभी पे कौन कर रहा है, मिस्टर ए। किसके पास से कलेक्ट किया उसने, मिस्टर बी के पास से कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को पे किया। ऐसा जहां जहां पर भी होता है वहां वहां पर हम लोग बोलते हैं कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ऐसे टैक्सेस को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात करते हैं कि वैट, सर्विस टैक्स। एवरीवन is able to see the screen? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ओके। अब बात करते हैं कि वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, क्या जरूरत थी इसको निकालने की और जीएसटी की तरफ जाने की। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कि मेरी कोई टेस्टिंग लैब है। टेस्टिंग लैब में
मैंने परचेस किए कुछ इक्विपमेंट्स। अच्छा, इक्विपमेंट परचेस किया तो उसके ऊपर क्या लगेगा? जब मैंने परचेस किया तब एक्साइज होगी और वैट होगा। वैट को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं सेल्स टैक्स। सो मान लीजिए, अभी एक्साइज को साइड में रखते हैं, 1 लाख रुपए का इक्विपमेंट मैंने परचेस किया और उसके ऊपर सेल्स टैक्स है 15% का, तो 15,000 रुपीज का मैंने सेल्स टैक्स पे किया है। ₹15,000 का सेल्स टैक्स पे किया। दैट मीन्स टोटल 1,15,000 आई हैव पेड फॉर द इक्विपमेंट। ओके, अब ये जो मेरा सेल्स टैक्स है 15,000 रुपीज का, इसकी क्रेडिट, जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये मुझे वैट के सामने ही मिलेगी। अनलेस एंड अनटिल आई सेल द इक्विपमेंट आई कैन नॉट गेट दिस क्रेडिट। अच्छा, ये तो मेरे लिए क्या है? ये है मेरे लिए इक्विपमेंट फॉर अ टेस्टिंग लैब। इस इक्विपमेंट का यूज करके इतना समझ लिया हम लोगों ने कि 15,000 रुपए का वैट मैंने पे किया है, राइट। इसका यूज करके मैंने 10 लाख रुपए की सर्विस दी। टेस्टिंग कर रहा हूं किसी भी चीज का तो मतलब सर्विस है। इसके ऊपर लग रहा था सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स का रेट भी मान लेते हैं 15%। सो 1,50,000 रुपीज मैंने अपने कस्टमर के पास से कलेक्ट किया। अब ये जो 1,50,000 रुपीज सर्विस टैक्स मैंने कलेक्ट किया है कस्टमर के पास से, दिस इज माई आउटपुट सर्विस टैक्स। और परचेस करते टाइम पे मैंने जो पे किया है वो है इनपुट वैट, और यू कैन से इनपुट सेल्स टैक्स। क्वेश्चन ये था कि क्या इस आउटपुट सर्विस टैक्स के सामने मैं अपने इनपुट वैट को सेट ऑफ कर सकता हूं? दैट वाज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था। तो नेचुरली वैट जो है वो आपका जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के पास। सर्विस टैक्स जो है वो जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो दैट मीन्स इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकते। तो ये दिक्कत थी सबसे पहली, कि सेल्स टैक्स जो है वो सर्विस टैक्स के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता। हाँ, एक्साइज को हम लोग सर्विस टैक्स के सामने सेट ऑफ कर सकते थे। तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। पहली चीज पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी में सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, ये दिक्कत थी नंबर 1। दूसरा, स्टेट वाइज रेट्स डिफरेंट। अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैट एक्ट थे। अलग अलग वैट एक्ट होने की वजह से अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग अलग किस्म के रेट को नोटिफाई करने के पावर्स थे। तो एक चीज मैं गुजरात में बना रहा हूं और गुजरात में सेल कर रहा हूं, उसी चीज को अगर मैं महाराष्ट्र में सेल करूं तो उसके ऊपर रेट अलग हो सकता है। ऐसी सिचुएशन थी। तो स्टेट वाइज रेट अलग, स्टेट वाइज हमारे पास एग्जम्पशंस अलग। एग्जम्पशन नोटिफिकेशंस को इश्यू करने का पावर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग अलग वैट एक्ट में था। तो ऐसा हो सकता है कि कोई चीज अगर मैं गुजरात में सेल करूं तो गुजरात गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करेगी, लेकिन वही चीज अगर मैं महाराष्ट्र में सेल करूं तो उसके ऊपर कोई टैक्स मुझे ना भरना पड़े। ऐसा हो सकता था। और दिक्कत, ऑटोमेशन। अलग अलग स्टेट में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ये सारे एक्ट चलते थे। तो ऑटोमेशन जो है, जो पोर्टल के थ्रू चलने वाली चीजें, वेबसाइट के थ्रू, इंटरनेट से चलने वाली चीजें हैं, उसमें काफी दिक्कतें थी। ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम था, ये भी एक चीज थी। तो इतनी बेसिक चीजों में जो वैट, सर्विस टैक्स और एक्साइज हमको प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वाज कॉम्प्रोमाइज्ड।
ऐसा मान के हम लोग चलते थे, ऐसा मान के अभी भी चल रहा है कि जीएसटी की वजह से कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ होता है। सबसे बड़ी बात हम लोग करते हैं वन नेशन वन टैक्स, एक नेशन एक ही टैक्स होना चाहिए, अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसा एक कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से हमें जीएसटी की जरूरत थी। अच्छा, यहां तक सब कुछ क्लियर है कि हमको जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी? कितने पॉइंट हम लोगों ने देखे? नंबर 1, सबसे पहला, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अच्छा सब लोग समझ रहे हैं यहाँ पर? Yes, Everyone is yes, with sir. me? Yes, yes. ओके, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट की दिक्कत थी सबसे पहली। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन की दिक्कत थी। तीसरा, हम लोग जिसको बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स। अच्छा, अभी भी इसकी डिबेट हम लोग कर सकते हैं कि वन नेशन वन टैक्स को हम लोगों ने अचीव किया है कि नहीं किया जीएसटी इंप्लीमेंट करने के बाद, बट कॉन्सेप्चुअल बात करते हैं अभी हम लोग कि पुरानी सिस्टम हमको क्यों पसंद नहीं थी और नया हम लोग क्यों लेके आए। अब जो नया लेके आना है उसमें एटलीस्ट इतनी दिक्कतें तो मेरी सॉल्व होनी चाहिए। जो दिक्कतें मैं बोल रहा हूँ कि पुरानी सिस्टम में थी, वो दिक्कतें चली जाएगी तभी मैं बोल सकता हूँ कि मेरे लिए नई सिस्टम की जरूरत थी। अगर वही दिक्कतें नई सिस्टम में भी कंटिन्यू रहने वाली है, देन इन दैट सिचुएशन आई कैन नॉट से कि भाई मेरे लिए जो नया इंप्लीमेंट मैंने किया है वो किसी भी तरीके से यूजफुल है। तो ये चीजें मेरे लिए सॉल्व होनी जरूरी थी। तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझते हैं। जीएसटी का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्सेप्ट है कि गुड्स और सर्विसेज को पैरेलल ट्रीट किया जाए। मेरी एक शॉप है और उसमें से मैं कोई गुड सेल कर रहा हूं, और या तो फिर मेरी एक ऑफिस है जिसमें से मैं सर्विसेज दे रहा हूं, दोनों चीजें सेम है। मैं गुड्स का सेल करूं या सर्विस का सेल करूं, दोनों को एक ही एक्ट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन है जीएसटी की, बिकॉज उसका नाम ही है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में जीएसटी ही इंप्लीमेंट हुआ है और जीएसटी ही फॉलो होता है। दूसरा, जो हम लोगों ने बोला कि वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, इसकी बात हम लोग ऐसे करें कि स्टेट वाइज चीजें अलग अलग नहीं होनी चाहिए। एक कंट्री है तो रूल्स, रेगुलेशंस, एग्जम्पशंस, रेट ऑफ टैक्स, ये सारी चीजें स्टेट वाइज अलग अलग नहीं होने चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है जीएसटी को इंप्लीमेंट करने की। तीसरी है सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो क्रेडिट का फ्लो होना चाहिए वो सीमलेस होना चाहिए। तो जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पहला व्हाइट पेपर रखा गया कि भाई ऐसा जीएसटी हम लोग चाहते हैं कि जो इन चीजों को अचीव कर पाए, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रीटमेंट पैरेलल हो, एक देश में ही तरह का टैक्स हो, तो क्रेडिट है उसका फ्लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सीमलेसली होना चाहिए। इसको अचीव करने के लिए हमको इंप्लीमेंट करना है जीएसटी। ऐसा सबसे पहले जीएसटी के बारे में डिस्कशन हुआ ताकि इंसान गुजरात में बिजनेस करे या महाराष्ट्र में बिजनेस करे या वेस्ट बंगाल में बिजनेस करे, एटलीस्ट टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ट्रीटमेंट अलग ना हो। दैट्स व्हाई जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ज्वाइन हुए उनको पता होगा कि वैट था पहले, उनको सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता होगा कि भाई वैट इतना अच्छा था, वैट में हम लोगों ने इतना काम किया। आई थिंक कोई अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। इतना अच्छा वैट में काम कर रहे थे हम लोग, तो जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी हमको? तो ये जरूरत इसलिए पड़ी, वैट हमको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसकी आदत थी हमको, जीएसटी इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि उसकी आदत नहीं है हमको, बस इतना ही डिफरेंस है। सो ये वैट में दिक्कत थी जिसकी वजह से हमको जीएसटी में जाना था और इतनी चीजें मुझे अचीव करनी थी जीएसटी इंप्लीमेंट करके।
इतनी चीजें अगर अचीव हो जाए तो मेरे लिए जीएसटी सक्सेसफुल है। इसमें से अगर कुछ भी अचीव नहीं होता है, इट मीन्स कि जीएसटी मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। उसको जो पर्पस, जिस पर्पस के लिए मैंने ड्राफ्ट किया था, वो पर्पस मेरा अचीव नहीं हुआ, ऐसा एज अ कंट्री हम लोग मान सकते हैं। अब क्या अचीव हुआ और इसको अचीव करने में क्या दिक्कत थी? सबसे पहले मैंने बात की कि मुझे गुड्स और सर्विसेज को पैरेलल ट्रीट करना है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छे तरीके से हमको समझ में आ गया कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज को पैरेलल ट्रीट करता है। हमारे देश में दिक्कत क्या थी गुड्स और सर्विसेज को पैरेलल ट्रीट करने में, वन नेशन वन टैक्स को इंप्लीमेंट करने में? व्हाट वाज द इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम? हमारे देश में हम सबको पता है कि जो भी चीजें चलती है वो चलती है कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आपको आपको अब खोलना पड़ेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई कैसे ऐसा जीएसटी हम लोग इंप्लीमेंट करें कि जो वन नेशन वन टैक्स को अचीव कर पाए। अब हम लोग जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें इनवेरिएबली बात आती है पार्टीशन ऑफ पावर्स की। अच्छा, पार्टीशन ऑफ पावर्स किसके बीच में? तो पार्टीशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। हमारे देश में हम लोग मानते हैं, हम लोग ये मानकर चलते हैं कि इंडिया में हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। क्वासी फेडरल या तो फिर सेंट्रल सेंट्रिक फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि स्टेट्स और सेंट्रल मिलके देश को चलाएंगे, किसी एक के पास किसी चीज का एब्सोल्यूट पावर नहीं है। तो कुछ चीजों में पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कुछ चीजों में पावर्स है स्टेट गवर्नमेंट के पास। इस तरीके से हमारा देश चलता है। अगर आप आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो तो जहां पर इंडिया की डेफिनेशन दी गई है, इंडिया की डेफिनेशन कहां पर है? आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 क्या बोलता है? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। स्टेट्स का यूनियन है, उसको हम लोग इंडिया बोलते हैं। ऐसी डेफिनेशन है आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये जो सेंट्रल है और स्टेट है, इन दोनों के बीच में पावर्स का पार्टीशन कैसे होता है? तो उसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 246 जो पार्टीशन ऑफ पावर्स की बात करता है। अब यहां से सारी दिक्कतें जीएसटी इंप्लीमेंट करने में जो भी दिक्कतें हमको आई और अभी भी जिन दिक्कतों की वजह से आज का जैसा जीएसटी है वैसा हम लोगों को मिला है, उसका रीजन यहां से शुरू होता है। ये सारी दिक्कतें यहां से शुरू होती है आर्टिकल 246 से। आर्टिकल 246 जो पार्टीशन ऑफ पावर्स का है, उसमें एक शेड्यूल है, शेड्यूल 7, जिसमें हमारे पास 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसको अच्छे से समझते हैं। यूनियन लिस्ट का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास, यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स है कि उन चीजों के ऊपर एक्ट बनाए। ऐसा पावर किसके पास है? सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास। जो चीजें शेड्यूल 7 के यूनियन लिस्ट में दी गई है उसके रिलेटेड। कुछ चीजें स्टेट लिस्ट में है जिसमें पावर्स है सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास। और तीसरा एक है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों के पास पावर्स है कि वो अपने एक्ट बना सकती है। जो यूनियन गवर्नमेंट एक्ट बनाती है वो बनते हैं थ्रू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में एक्ट पास होते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट एक्ट बनाती है वो असेंबली में, अपनी स्टेट असेंबली में पास होते हैं। इस तरीके से एक्ट बनते हैं। अब जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की दिक्कत, यूनियन लिस्ट में कुछ चीजें, कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि एंट्री नंबर 82 ये इनकम टैक्स की एंट्री है। पावर टू लेवी टैक्स ऑन इनकम इज विथ यूनियन गवर्नमेंट। फिर हम लोग बात कर सकते हैं लेट्स से 83 कस्टम। तो इंपोर्ट या तो फिर एक्सपोर्ट जो भी इंडिया में होता है उसके ऊपर टैक्स लगाने का पावर है यूनियन गवर्नमेंट के पास। फिर हम लोग बात कर सकते हैं 84 नंबर की एंट्री जो है एक्साइज की। कोई भी चीज, कोई भी गुड्स अगर मैन्युफैक्चर होता है उसके ऊपर टैक्स लगाने का जो पावर है वो है यूनियन गवर्नमेंट के पास। ऐसी एंट्री है जिसका नाम है एंट्री नंबर 84।
एक एंट्री है 92C, जो है सर्विस टैक्स की एंट्री। सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाने का पावर जो है वो है यूनियन गवर्नमेंट के पास। हालांकि इस एंट्री को इंसर्ट करने के बाद कभी भी इस एंट्री को नोटिफाई नहीं किया गया, कभी भी इस एंट्री का यूज नहीं किया गया। सर्विस टैक्स जो बना वो एंट्री नंबर 97 से आया। ये 97 नंबर की जो एंट्री है ये रेसिडुअल एंट्री है। रेसिडुअल एंट्री में से पावर लेके यूनियन गवर्नमेंट ने फिनांस एक्ट 1994 पास किया पार्लियामेंट में, जिसको हम लोग सर्विस टैक्स लॉ भी बोलते हैं। तो सर्विस टैक्स यहां से आया है। स्टेट लिस्ट में एक ही चीज डिस्कस करने जैसी है, एंट्री नंबर 54। एंट्री नंबर 54 ये है जो ऐसा बोलती है कि पावर टू लेवी टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स, गुड्स का जब सेल होता है उसके ऊपर टैक्स लगाने का पावर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब दिक्कत यह है कि जब मैं बोलता हूं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो एक तो मुझे एक्साइज चाहिए ही नहीं, एक्साइज नाम के टैक्स को हटाना पड़ेगा। दूसरा, ये जो सर्विस टैक्स है और ये जो सेल ऑफ गुड्स है, इन दोनों को मुझे कंबाइन करना पड़ेगा। यस और नो, ये चीज ठीक है? यहां तक सब लोग हैं मेरे साथ? यस। तो ये जो एंट्री नंबर 97 में जो सर्विस टैक्स का पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास था, अभी हम लोग मानते हैं कि हम लोग 1 जुलाई 2017 से पहले ही बैठे हैं, तो हम लोग ऐसे ही बात करते हैं कि पावर है, 97 नंबर की एंट्री में पावर है, और 54 नंबर की एंट्री में जो सेल ऑफ गुड्स का पावर है वो है स्टेट गवर्नमेंट के पास। दोनों को मुझे एक करना पड़ेगा, तो ही जीएसटी मिलेगा मुझे, तो ही मैं उसको बोल सकता हूँ ना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे किसी एक गवर्नमेंट के पास से चाहिए सेक्रीफाइस अपने पावर्स का, क्योंकि दोनों तो चीज पॉसिबल है नहीं। एक जो है वो पड़ा है स्टेट लिस्ट में, दूसरा जो है वो है यूनियन लिस्ट में, सर्विसेज है वो यूनियन लिस्ट में है, गुड्स जो है सेल में वो है स्टेट लिस्ट में। तो इस तरीके से तो पॉसिबल होगा नहीं, किसी एक को तो यहाँ पर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या तो यूनियन गवर्नमेंट को या तो स्टेट गवर्नमेंट को। दिक्कत ये थी कि इसको मैं कॉन्करेंट लिस्ट में भी जीएसटी को नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता कॉन्करेंट लिस्ट में? क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में प्रॉब्लम ये है कि अगर दोनों गवर्नमेंट ने अपने एक्ट पास किए तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ हमेशा ऊपर रहता है फॉर वॉट एवर एक्ट्स वी हैव पास्ड बाय एक्सरसाइजिंग पावर्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई भी चीज है जिसमें दोनों के पास पावर है, स्टेट के पास और सेंट्रल के पास, दोनों के पास, कि अपने एक्ट बना सकते हैं, बट द सेंट्रल्स पावर विल सुपरसीड द पावर्स ऑफ स्टेट। अगर यूनियन लिस्ट के थ्रू हम लोग गए तो भी ये यूनियन के फेवर में चला जाता। सो दिक्कत नंबर 1 कि दोनों में मैं पैरेलल कैसे करूं? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलूं कि भाई अपना राइट फर्गो करो, कि स्टेट गवर्नमेंट को बोलूं कि अपना राइट फर्गो करो? ये जो डिस्कशन हुआ वो इतने सालों तक चला कि कौन सेक्रीफाइस करेगा। सेक्रीफाइस करने के लिए कोई तैयार नहीं था, और नेचुरली हम किसी को भी सेक्रीफाइस करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं फोर्स कर सकते? बिकॉज वी आर फॉलोइंग अ फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया जो है वो फेडरल कंट्री है, हम लोग ऐसा मानते हैं, और जो फेडरलिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उसको नहीं हिला सकते हम लोग। स्टेट गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते कि कल से आपके पावर्स गए, ऐसी चीज, ऐसा अमेंडमेंट हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर सकते। तो अगर हमको जीएसटी के लिए अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या करना पड़ेगा? करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए आर्टिकल 368 है, जो ऐसा बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट हमको करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसमें 3 चीजें दी गई है। एक तो सिंपल मेजोरिटी से बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट्स में हम लोग रिजोल्यूशन पास करें, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कि स्पेशल मेजोरिटी से पास करें। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3, दोनों हाउस में, लोकसभा राज्यसभा दोनों, अपर हाउस लोअर हाउस दोनों में। तीसरा ऑप्शन स्पेशल मेजोरिटी प्लस more than 50% state governments will ratify
दिस रिजोल्यूशन इन देयर स्टेट असेंबली, मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी भी होनी चाहिए और 50% से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी स्टेट असेंबली में इस रिजोल्यूशन को रेटिफाई भी करें। रेटिफाई मतलब कि उसको अप्रूव करें। तो जीएसटी वाला जो हमको अमेंडमेंट करना था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो तीसरे ऑप्शन में फॉल होता है। इट इज कवर्ड अंडर द थर्ड ऑप्शन कि दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और 50% से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट अपनी असेंबली में इसको रेटिफाई करे। अब बिना स्टेट गवर्नमेंट्स को कन्विंस किए ऐसा रिजोल्यूशन या ऐसा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं था। तो ये पॉसिबल हो सके जीएसटी इंप्लीमेंट करना, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, आर्टिकल 246 की हम लोगों ने बात की, जिसके अंडर में है शेड्यूल 7, जिसके अंडर में 3 लिस्ट है, ऐसी बात की हम लोगों ने। हमने बोला कि भाई इस रास्ते को ही छोड़ो, इससे नहीं होगा, जीएसटी नहीं इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ये रास्ता पॉसिबल नहीं है जीएसटी के लिए। स्टेट गवर्नमेंट्स या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अपने पावर्स को फर्गो करने के लिए कन्विंस नहीं ही होगा, ऐसा एक कन्विक्शन हो गया लॉ मेकर्स का, लॉ ड्राफ्टर्स का। तो उन्होंने बोला कि इसको बाईपास कर देते हैं, इस पूरे आर्टिकल को ही छोड़ दो, एक नया आर्टिकल इंसर्ट करते हैं 246 कैपिटल ए। देखिए इसको समझते हैं अच्छे तरीके से, यहां पर थोड़ा अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। आर्टिकल 246 पार्टीशन की बात करता है पावर्स में, जिसमें 7 शेड्यूल है, जिसमें कुछ चीजों के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट का पावर, कुछ में स्टेट का पावर, कुछ में दोनों का। ये पूरी मैकेनिज्म को ही छोड़ दिया, छोड़ दो, इसमें पढ़ना ही नहीं है हमको। हम लाते हैं नया आर्टिकल, आर्टिकल 246 ए, बाईपासिंग आर्टिकल 246। अब ये नया आर्टिकल जो है वो ऐसा बोल रहा है कि पावर टू लेवी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी विथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब हम लोग बोलेंगे कि ये किस तरीके का अमेंडमेंट किया, ये क्या कर दिया, कैसा आर्टिकल इंसर्ट कर दिया, आर्टिकल 246 कैपिटल है जिसमें दोनों को पावर दे दिया, दोनों को पावर दिया, दोनों को इक्वल पावर दिया, दोनों को पावर दिया गया और दोनों को इक्वल पावर दिया गया, ताकि किसी को भी डिससेटिस्फेक्शन ना हो कि भाई ना हमने इसको यूनियन लिस्ट में रखा है, ना हमने इसको स्टेट लिस्ट में रखा है, ना हमने इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा है, अरे हमने इसको आर्टिकल 246 में ही नहीं रखा है, एक नया ही आर्टिकल डाल दिया है, आर्टिकल 246 कैपिटल ए, कि भाई आप दोनों ही अपने पावर रखो। तो जीएसटी लगाने का पावर आप दोनों के पास है। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आर्टिकल 246 को अब हम लोग यहां से भूल जाते हैं, ये गया, बाईपास हो गया पूरा, आ गए हम लोग आर्टिकल 246 कैपिटल ए में। आर्टिकल 246 कैपिटल ए ने बोल दिया कि भाई दोनों के पास पावर रहेगा। आगे क्या बोला गया, आगे ये बोला गया कि भाई इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो उसके ऊपर टैक्स लगाने का पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, समझ सकते हैं, ऐसी बात है कि इंटर स्टेट होगा तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है। ठीक है, इससे आगे हम लोगों ने क्या बात की, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 में पास हुआ, 101st आर्टिकल 246 ए इंसर्ट हुआ, आर्टिकल 269 ए इंसर्ट हुआ, आर्टिकल 279 कैपिटल ए इंसर्ट हुआ। अब जब मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि भाई दोनों के पास पावर्स हैं, तो क्या दोनों अलग अलग डायरेक्शन में नहीं चले जाएंगे? दोनों को अगर पावर दिया तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ना चले जाए, उसके लिए हमको दोनों को बांध के रखना पड़ेगा। किसको बांध के रखना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को बांध के रखना पड़ेगा। कैसे बांधेंगे इसको? इसको बांधने का जो प्रोविजन है वो है 279 कैपिटल ए में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी फॉर्म की गई, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल क्या है? जीएसटी काउंसिल एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनाई गई जिसका रोल रहेगा कि भाई क्या क्या चीजों में एग्जम्पशन दिया जाए,
क्या क्या चीजों में क्या क्या रेट दिए जाए, रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड क्या रखा जाए, ऐसी सारी चीजें जो जीएसटी के रिलेटेड है वो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से डिसाइड होगी। रिकमेंडेशन विल कम फ्रॉम जीएसटी काउंसिल। ऐसा प्रोविजन डाल दिया गया आर्टिकल 279 कैपिटल ए में। अब जीएसटी काउंसिल को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये है मेरा आर्टिकल 279 कैपिटल ए, जिसमें है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन किसका है? 2/3 रिप्रेजेंटेशन जो है वो है स्टेट गवर्नमेंट का, और 1/3 जो है वो है यूनियन गवर्नमेंट का। कोई भी डिसीजन अगर लेना है जीएसटी काउंसिल में, कोई भी रिकमेंडेशन पास करना है, रिकमेंडेशन देना है, जिसके लिए रिजोल्यूशन पास करना है, तो मिनिमम 3/4 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ऐसी प्रोविजन है। 2/3 रिप्रेजेंटेशन है स्टेट गवर्नमेंट का, 1/3 है यूनियन गवर्नमेंट का, और रिजोल्यूशन पास होना चाहिए मिनिमम 3/4 मेजोरिटी से। 3/4 मेजोरिटी से अगर मुझे रिजोल्यूशन पास करना है, मतलब कि दोनों का से रहेगा इसमें, स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, दोनों का। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, दोनों के से के बिना 3/4 हो ही नहीं सकता। इज इट फाइन? ठीक है। तो ये प्रोविजन डाल दी गई यहां पर कि जीएसटी काउंसिल दोनों को बांध कर रखेगी। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड यहां पर हमारा खत्म होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो आपको फ्रेमवर्क दे दिया कि भाई ऐसे जीएसटी एक्ट बनाओ, ऐसे ऐसे पावर हम लोगों ने आपको दिए हैं। तो कितनी चीजें, ये है मेरा टैक्स पेयर। इस टैक्स पेयर के ऊपर अब कौन कौन है जीएसटी की वजह से? यूनियन गवर्नमेंट है इसके ऊपर, उसी ट्रांजैक्शन के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी है उसके ऊपर, और एक है जीएसटी काउंसिल, और एक है जीएसटीएन। अब ये जीएसटीएन क्या है? जीएसटी नेटवर्क जिसको हम लोग बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, जो आईटी फ्रेमवर्क हमको देती है जीएसटी के लिए। एक कॉमन पोर्टल पूरे देश में चलेगा जीएसटी के लिए, जिसको हम लोग बोलेंगे जीएसटीएन। इसमें भी जो स्टेक होल्डिंग है गवर्नमेंट के है, स्टेट गवर्नमेंट का है, कुछ अलग अलग नॉट फॉर प्रॉफिट अदर ऑर्गेनाइजेशंस का भी है। इस तरीके से जीएसटीएन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और जीएसटीएन हमको देता है, हम लोग जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, पोर्टल, अ कॉमन पोर्टल, जिसको बनाया इन्फोसिस ने। शुरू शुरू में हम लोगों ने जो इतनी सारी दिक्कतें पोर्टल की वजह से झेली है, उसका पूरा क्रेडिट जाता है इन्फोसिस को। ये जो पोर्टल जब दिया तब उस सिचुएशन में था कि इसको प्रैक्टिकली हम लोग अच्छे तरीके से यूज ना कर पाए। आज सिचुएशन काफी बेटर है। तो टैक्स पेयर को यहाँ पर 4 चीजें हैं कि जिसके अंदर हमारा टैक्स पेयर अपना काम करेगा। यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जीएसटी काउंसिल है, और जीएसटीएन है। वेस्ट बंगाल में बैठा कोई टैक्स पेयर भी उसी पोर्टल के ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाएगा जिस पोर्टल पे गुजरात में बैठा कोई टैक्स पेयर करवाता है, और दिल्ली का कोई टैक्स पेयर भी उसी पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाएगा जिस पोर्टल पे कोई तमिलनाडु में बैठा हुआ टैक्स पेयर करवाता है। तो ये 4 चीजें हो गई हमारे लिए। अब बात करते हैं कि एक्ट किस तरीके से बना। 2 किस्म के सप्लाईज हो सकते हैं। एक है इंट्रा स्टेट सप्लाई, और एक है इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर्स है कि वो अपने एक्ट बनाए। अच्छा, यहां पर अच्छे से समझेंगे इसको। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक्ट बना रही है, या तो फिर जो उसने बना दिया है, उसको बोलते हैं सीजीएसटी एक्ट 2017। ये पास कहां पर हुआ? ये पार्लियामेंट में पास हुआ।
इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन तो मेरा एक ही है, इसके ऊपर दो गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट और सेंट्रल दोनों के पास। सेंट्रल ने बना दिया सीजीएसटी एक्ट, हर एक स्टेट अपना अलग अलग एसजीएसटी एक्ट बनाएगी। हर एक स्टेट में एसजीएसटी एक्ट होगा। गुजरात एसजीएसटी एक्ट, महाराष्ट्र एसजीएसटी एक्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो फिर ये वन नेशन वन टैक्स कहां से हुआ? एक नेशन में हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपना एसजीएसटी एक्ट तो बना ही रही है, देन हाउ इट विल बी कॉल्ड वन नेशन वन टैक्स? वो इसलिए क्योंकि ये जो एसजीएसटी ये पूरी रेप्लिका है, इसको समझिए अच्छे तरीके से। सेक्शंस के सारी लाइनें भी वही, एक्सेप्ट सम माइनर डिफरेंसेस। जहां जहां पर गवर्नमेंट वर्ड यूज किया गया है एसजीएसटी एक्ट में, वहां पर हम लोग समझेंगे कि वो बात कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की, और जहां जहां पर गवर्नमेंट वर्ड यूज किया गया है सीजीएसटी एक्ट में, वहां वहां पर हम लोग समझेंगे कि वो लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। पर एक्ट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। इफ यू रीड द वेस्ट बंगाल जीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, तो ऐसा नहीं है कि आप गुजरात एसजीएसटी एक्ट नहीं समझ सकते। गुजरात का एसजीएसटी एक्ट भी वही है, बस फर्क इतना है कि अगर मैंने बंगाल का एसजीएसटी एक्ट उठा के पढ़ा तो वहां पर गवर्नमेंट का मतलब होता है कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, और अगर गुजरात का पढ़ा तो उसका मतलब होता है गुजरात गवर्नमेंट। बस इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट दोनों पैरेलल चलेंगे। अगर 18% का जीएसटी का रेट है तो 9% होगा सी, 9% होगा एस, दोनों हाफ हाफ रहेंगे। ये आधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये आधा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। ऐसी एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई। अब अगर यही चीज इंटर स्टेट है तो इसके ऊपर लगता है आईजीएसटी। अभी आईजीएसटी एक्ट जो है हमारा, ये आईजीएसटी एक्ट भी पास हुआ है हमारी पार्लियामेंट में, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर टैक्स लगाने का पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो आईजीएसटी एक्ट हमारा पास हुआ है पार्लियामेंट में। 18% आईजीएसटी में कोई टुकड़े नहीं है 99% का, 18% आईजीएसटी मतलब 18% आईजीएसटी। सो एक चीज हमको समझनी है यहाँ पर अच्छे से कि किसी भी ट्रांजेक्शन में या तो सी और एस हो सकता है या आई हो सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि सी एस के साथ साथ आई भी है, या तो अगर आई लगा है तो उसके साथ सी और एस भी है, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन या तो इंट्रा स्टेट हो सकता है या तो इंटर स्टेट हो सकता है। कोई भी ट्रांजेक्शन दोनों नहीं हो सकता कि इंटर स्टेट भी है और इंट्रा स्टेट भी है, दोनों पॉसिबल नहीं है, दोनों कभी भी नहीं हो सकता। दिस इज व्हाट वी हैव फ्रेम, ऐसा जीएसटी हम लोगों ने यहाँ पर एक बनाया है। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, कितनी चीजें हम लोगों ने अभी तक समझ चुके हैं हम लोग? अब तक समझे हम लोग 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट है तो सी एस, और अगर इंटर स्टेट है तो आई। दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। एज फार एज द वर्किंग नॉलेज इज कंसर्न, इतनी चीज हमको समझनी है कि भाई सी एस कहां पर लगता है, आई कहां पर लगता है। अब इससे आगे की स्टोरी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जीएसटी को हम लोग एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जिस स्टेट में कंजम्पशन होता है उस स्टेट को टैक्स की रेवेन्यू मिलनी चाहिए। जहां कंजम्पशन ज्यादा वहां पर टैक्स का एक्यूमुलेशन होना चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। हमारा जो एक्साइज था या तो फिर अर्लियर वैट था, वो डेस्टिनेशन की जगह पर प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स था कि जहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होता है उस स्टेट में रेवेन्यू ज्यादा होनी चाहिए। यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि जहां पर फिर से प्रोडक्शन ज्यादा है वहां पर रेवेन्यू आपकी उस स्टेट के पास एक्यूमुलेट होनी चाहिए। ये चीज है। अब इसको कैसे अचीव करते हैं हम लोग डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन को? कैसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन अचीव होता है ये समझ लेते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में सबको पता है, राइट? इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या है? इनपुट के ऊपर मैंने जो टैक्स पे किया है वो मुझे आउटपुट के सामने सेट ऑफ मिलने वाला है। अच्छा, यहां तक सब लोग है साथ में?
ये हाँ यस ओके यस ओके ओके ओके। तो हम लोग ऐसे समझे कि इस तरफ मैं रखता हूं इनपुट को और इस तरफ रखता हूं आउटपुट को। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं कि सेशन में कई बार आपको लगेगा कि ये एकदम बेसिक लेवल की चीज है और सडनली ऐसा आपको लगेगा कि एकदम एडवांस चीज कुछ शुरू हो गई, क्योंकि दोनों लिंक है। कोई भी चीज बेसिक तब होती है जब हमको उसके बारे में पता होता है, एडवांस तब लगता है हमको जब हमारे लिए नई है वो चीज, और दोनों चीजें लिंक्ड है। तो इसको समझ लेते हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशन के ये सी एस और आई ये सब तो हमको पता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। उससे तुरंत कई बार हमको उसके रिलेटेड डिस्कशन के लिए एडवांस चीजों में जाना पड़ता है, फिर हम लोग वापस आते हैं, फिर जाते हैं। इस तरीके से सेशंस चलते रहेंगे। अब मेरा जो इनपुट है उसमें मेरे पास सी हो सकता है, एस हो सकता है और आई हो सकता है। आउटपुट में सी, एस और आई हो सकता है। एक चीज समझ लीजिए, सी और एस दोनों ही लगेंगे इंट्रा स्टेट है तो, और अगर आई लगा तो सी और एस नहीं लगेंगे। अब ये जो मेरा इनपुट में सी लगा है, कोई चीज मैंने परचेस की जो इंट्रा स्टेट थी, तो उसके ऊपर सी और एस मैंने पे किए हैं। अब मैं जब उसको सेल करूंगा, या तो फिर उस चीज का यूज करके कुछ नई चीज में बनाऊंगा और उसको सेल करूंगा, और वो मेरा जो सेल है, वो जो मेरा सप्लाई है वो इंट्रा स्टेट होगा, तो उसके ऊपर मुझे सी और एस कलेक्ट करना पड़ेगा कस्टमर के पास से। और अगर इंटर स्टेट है तो मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा आई। अब इसमें सेट ऑफ कहां से होता है, कैसे होता है सेट ऑफ? सीजीएसटी की जो मेरी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो सीजीएसटी के सामने सेट ऑफ होगी। सीजीएसटी की मेरी जो क्रेडिट है वो एसजीएसटी के सामने सेट ऑफ नहीं होगी। सीजीएसटी की मेरी जो क्रेडिट है वो आईजीएसटी के सामने सेट ऑफ होगी। इनपुट सीजीएसटी विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। सी जो है उसको मैं एस के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकता। ठीक है, अब बात करते हैं एस की। एसजीएसटी की जो क्रेडिट है उसको मैं सीजीएसटी के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकता। एसजीएसटी की जो क्रेडिट है उसको मैं एसजीएसटी के सामने सेट ऑफ कर सकता हूं, और एसजीएसटी की जो क्रेडिट है उसको मैं आईजीएसटी के सामने भी सेट ऑफ कर सकता हूं। मतलब कि एस की इनपुट को मैं सी के आउटपुट के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकता। ठीक है, ये भी हमको पता है। अब बात आती है आई की क्रेडिट, आईजीएसटी की क्रेडिट। आईजीएसटी की क्रेडिट सी के सामने सेट ऑफ होती है, एस के सामने सेट ऑफ होती है और आई के सामने भी सेट ऑफ होती है। तीनों के सामने ये क्रेडिट सेट ऑफ होती है, इतना हम लोग समझे। मतलब कि सेट ऑफ हर तरीके का पॉसिबल है, ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर हम लोग तब समझेंगे जब इसके रूल में आएंगे कि कौन से ऑर्डर में क्या सेट ऑफ करना है। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एक ही है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा। सी एस के सामने नहीं चल सकता, एस सी के सामने नहीं चल सकता, बाकी सारा सेट ऑफ चलेगा। अब मैं आपको एक ऐसा सेंटेंस बताने वाला हूं जो आपको अच्छे से समझना है। आईजीएसटी जो है उसको हम लोग टैक्स भले ही बोले, हम लोग भले ही ऐसा बोले कि जो इंटरस्टेट टैक्स है उसके ऊपर टैक्स लगाने का राइट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, फिर भी आईजीएसटी इज नॉट अ टैक्स। आईजीएसटी कोई टैक्स है ही नहीं। अच्छा, आप सोचोगे कि ये किस तरीके की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्ट भी है, चार्जिंग सेक्शन भी है, फिर भी हम लोग बोल रहे हैं कि ये टैक्स नहीं है। आईजीएसटी जो है मेरा वो क्रेडिट सेट ऑफ का और इंटरनल अकाउंट सेटलमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसकी एक मैकेनिज्म है। क्या है आईजीएसटी? इंटरनल अकाउंट सेटलमेंट की मैकेनिज्म है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन को अचीव करने का मैकेनिज्म है आईजीएसटी। इट इज एक्चुअली नॉट अ टैक्स। अच्छा, कैसे? ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। हम लोग अभी है गुजरात में। यहां पर कोई मिस्टर ए है, उन्होंने मिस्टर बी को सेल किए कोई गुड्स 1 लाख रुपए की।
टैक्सेबल वैल्यू है। अच्छा, ये इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है? तो इंट्रा स्टेट है, दोनों गुजरात में है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। तो इसके ऊपर क्या लगेगा? सी और एस लगेगा। 18% का रेट ऑफ टैक्स है ऐसा मान लेते हैं, तो 9000 सी, 9000 एस। तो टोटल 1,18,000 रुपीज मिस्टर ए कलेक्ट करेंगे मिस्टर बी के पास से, और इसमें से 18,000 रुपीज ये जो सी और एस है वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को 18,000 रुपीज, सॉरी SGST के 9,000 रुपीज, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को CGST के 9,000 रुपीज पे कर देंगे। कौन पे करेगा? मिस्टर ए। मिस्टर बी के पास से कलेक्ट किया, सी कितना? 9,000, एस कितना? 9,000। 9,000 उसने पे किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, 9,000 पे कर दिया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को। अब परचेस किसने किया है? मिस्टर बी ने परचेस किया है। तो मिस्टर बी के पास ITC कितनी है? सी पड़ा है 9,000, एस पड़ा है 9,000। अब हम लोग आ जाते हैं महाराष्ट्र में। ये जो मिस्टर बी है, यही गुड्स महाराष्ट्र के किसी पर्सन सी को सेल कर रहे हैं। सिंप्लिसिटी के लिए वैल्यू वही रखते हैं हम लोग, 1,00,000 रुपए की। तो ये ट्रांजैक्शन क्या है? इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है? आप जवाब दीजिए, क्या है? इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है? इंटरेस्ट इंटर स्टेट है, और इसके ऊपर क्या लगेगा? आई लगेगा। IGST IGST 18,000 रुपीज लगेगा IGST। ओके। अब ये 18,000 रुपीज मिस्टर बी ने कलेक्ट किए मिस्टर सी के पास से। अब मिस्टर बी का थोड़ा कैलकुलेशन देखते हैं कि भाई उनके पास आउटपुट है, वो है IGST की लायबिलिटी 18,000 की। इनपुट जो है उसमें सी पड़ा है 9,000 और एस पड़ा है 9,000, करेक्ट? अब ये समझो आप लोग कि जो सी और आई है दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट का ही राइट है, उसके ऊपर CGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और IGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। लेकिन एस जो है कहां जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। अब मिस्टर बी कितना गवर्नमेंट को पे करेंगे? वो कुछ पे नहीं करेंगे, नील। क्यों नहीं पे करेंगे? आउटपुट मेरा IGST पे करने का बनता है 18,000 रुपीज, और मेरे पास इनपुट सी पड़ा है, उसको सेट ऑफ कर दूंगा पहले 18,000 के सामने, बाकी का 9,000 सेट ऑफ में ये SGST को करूंगा। इन शॉर्ट आई एम नॉट पेइंग एनीथिंग टू गवर्नमेंट। मिस्टर बी कुछ भी पे गवर्नमेंट को नहीं करेंगे। इसकी वजह से हुआ क्या? इसकी वजह से ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं हम लोग। वो जो 18,000 रुपीज थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का राइट था, उसमें से चलो 9,000 रुपीज तो उसकी CGST की क्रेडिट हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही सेट ऑफ दी है। लेकिन बाकी के जो 9,000 रुपीज थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं मिले, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का जो SGST था वो IGST के सामने सेट ऑफ हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसीव्ड 9,000 रुपीज लेस बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को SGST की क्रेडिट जो थी वो सेट ऑफ हुई IGST के सामने। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी? गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को बोलेगी कि भाई 9,000 रुपीज आप मुझे पे कर दो। इन शॉर्ट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 9,000 रुपीज पे कर देंगे इस ट्रांजेक्शन के ऊपर। अब हम लोग वापस इसको समझिए। B2C का जो मेरा सेल था उसके ऊपर लगा था 18,000 IGST, उसमें से 9,000 रुपए CGST सेट ऑफ हुआ, 9,000 रुपए SGST सेट ऑफ हुआ। ये जो SGST सेट ऑफ हुआ है उसका पैसा गया था तो पहले गुजरात के पास, तो उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को 9,000 रुपए कम मिल रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के पास से 9,000 रुपए कलेक्ट कर लेगी, सिंपल। अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र में ये जो मिस्टर सी है उन्होंने किसी मिस्टर डी को ये सेल किया। कैसे सेल किया? C to D, वही 1,00,000 रुपए की आइटम 1,00,000 में सेल हुई। तो यहां पर क्या लगेगा? CGST लगेगा 9,000, SGST लगेगा 9,000, टोटल 18,000 रुपीज का टैक्स है। पर मिस्टर सी के पास IGST पड़ा है
कितने रुपए का आईजीएसटी पड़ा है उसके पास? 18,000 रुपीज का, क्योंकि उसने बी के पास से कलेक्ट किया तब 18,000 रुपीज आईजीएसटी पे किया था। तो अब क्या होगा, मिस्टर सी के लिए आउटपुट जो है वो है सीजीएसटी 9,000, एसजीएसटी 9,000 और इनपुट टैक्स जो है वो है आईजीएसटी 18,000। तो वो भी गवर्नमेंट को कुछ पे नहीं करेगी। तो उन्होंने गवर्नमेंट को कुछ पे नहीं किया, इसका मतलब ये है कि ये जो एस यहां पर है ये गुजरात गवर्नमेंट का नहीं, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपने 9,000 रुपए कम मिले, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 9,000 रुपीज का आईजीएसटी था वो सेट ऑफ हुआ। इन शॉर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 9,000 रुपए कम मिले। तो क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पे टू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 9,000 रुपीज। ये पूरी इतनी लंबी कहानी का रिजल्ट ये आया कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के पास से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9,000 रुपए कलेक्ट कर लिए और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि गुड्स कहां पर कंज्यूम हुआ? फाइनली महाराष्ट्र में। तो फाइनल ये टैक्स पहुंच गया गुजरात से कहां पर? महाराष्ट्र में। अगर आईजीएसटी का मैकेनिज्म नहीं होता तो इस तरीके से कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन को हम लोग अचीव नहीं कर पाते। अच्छा, ये पूरी कहानी हमको समझ में आई या कोई ऐसा है कि जिसको नहीं समझ में आया? हेलो, Yes, understand. हाँ सर। अंडरस्टूड? तो Yes. क्या मतलब है इसका? इस स्टोरी का मतलब क्या है? इस स्टोरी का मतलब इतना ही है कि जो भी आउटपुट आई के सामने इनपुट एस सेट ऑफ होता है, तो उतने पैसे स्टेट गवर्नमेंट को दे देने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जो भी आउटपुट एस के सामने मेरा इनपुट आई सेट ऑफ होता है, उतने पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी स्टेट गवर्नमेंट को। तो इस पूरे मैकेनिज्म से एंड रिजल्ट यही आएगा कि जिस स्टेट में कंजम्पशन होगा वहां पर उस गवर्नमेंट के पास टैक्स का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, उस गवर्नमेंट के पास टैक्स इकट्ठा हो जाएगा। दिस इज व्हाट द मैकेनिज्म इज। इस तरीके की ये मैकेनिज्म है। तो इतनी चीजें हम लोग समझ चुके हैं यहाँ पर कि ये जीएसटी काम कैसे करता है। अब आ जाते हैं सीधे जीएसटी एक्ट के ऊपर, क्योंकि आज का जो हमारा एजेंडा है उसमें सेक्शन 9 जो चार्जिंग सेक्शन है वो भी हमको देखनी है। तो चार्जिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं एक बार। दिस इज माय चार्जिंग सेक्शन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265 हमको बोलता है कि नो टैक्स कैन बी लेविड विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ बाय ए क्लियरली डिफाइंड चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन, क्लियरली डिफाइंड चार्जिंग सेक्शन होनी चाहिए, तो ही हम लोग किसी भी किस्म का टैक्स इंपोज कर सकते हैं। अब जो चार्जिंग सेक्शन है उसकी 4 रिक्वायरमेंट है किसी भी लॉ में, किसी भी टैक्सेशन लॉ में। अगर इनकम टैक्स की बात करो, एक्साइज की बात करो, सर्विस टैक्स की बात करो या जीएसटी भी उससे कोई अलग नहीं है, किसी भी चीज की हम लोग बात करें तो उसमें 4 चीजों का होना कंपलसरी है चार्जिंग सेक्शन में। नंबर 1, ऑन विच ट्रांजेक्शन यू वांट टू लेवी टैक्स। कौन से ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको टैक्स लेवी करना है, ये क्लियरली डिफाइन होना चाहिए चार्जिंग सेक्शन में। दूसरा, ऑन विच वैल्यू यू वांट टू लेवी टैक्स। कौन सी वैल्यू है, वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए चार्जिंग सेक्शन में। तीसरा, एट व्हाट रेट टैक्स विल बी लेविड। कौन से रेट से आप टैक्स लेवी करोगे, या तो फिर वो रेट कैसे डिसाइड होगा वो भी चार्जिंग सेक्शन में क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए। एंड नंबर 4, अ पर्सन हु विल पे टैक्स। टैक्स कौन पे करेगा, वो पर्सन कौन होगा, ये भी चार्जिंग सेक्शन में होना चाहिए। ये मैं सिर्फ जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूं, या किसी भी टैक्सेशन एक्ट की बात कर रहा हूं। इसमें 4 चीजों का चार्जिंग सेक्शन में होना कंपलसरी है। ये चीज आप किसी रूल के थ्रू
नहीं डाल सकते। हाँ, चार्जिंग सेक्शन में ऐसा डाल सकते हैं कि ये चीज इस तरीके से डिफाइन होगी, लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक चीज साइलेंट है चार्जिंग सेक्शन में, then you cannot do it by way of some delegated legislation। ये क्लियरली डिफाइंड चीज है, इसी तरीके से होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 9 जो चार्जिंग सेक्शन है। अच्छा, इससे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि जो चार्जिंग सेक्शन है, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट में चार्जिंग सेक्शन है 9 और आईजीएसटी एक्ट में चार्जिंग सेक्शन है 5। 5 नंबर जी की सेक्शन जो है वो आईजीएसटी एक्ट में चार्जिंग सेक्शन है। सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट मैंने जैसे आपको बताया पैरेलल एक्ट है, दोनों एक ही एक्ट है, एक दूसरे की कॉपी है, सिर्फ एक जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी जगह पर स्टेट गवर्नमेंट है। दोनों में चार्जिंग सेक्शन है 9, आईजीएसटी में चार्जिंग सेक्शन है 5। तो ये मेरे पास है सीजीएसटी एक्ट जिसकी चार्जिंग सेक्शन हम लोग देखते हैं। तो क्या बोलती है चार्जिंग सेक्शन? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। कंडीशन से शुरू होती है चार्जिंग सेक्शन की सबसेक्शन 2 में जो कहा गया है उसको कंप्लाई करना है, उसके सब्जेक्ट टू उसको कंप्लाई करने के बाद there shall be levied a tax called अच्छा, आप सबको चार्जिंग सेक्शन दिख रही है मेरी स्क्रीन पर? हाँ यस सबको दिख रही है ना? ओके, ठीक है। there shall be levied a tax called a central goods and service tax on all intra-state supplies of goods or services or both। अच्छा, तो मेरा जो पहली चीज मुझे चाहिए थी, क्या चाहिए थी? ऑन विच ट्रांजेक्शन यू वांट टू लेवी टैक्स। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो पहले क्वेश्चन का जवाब मुझे यहां पर मिल गया कि किसके ऊपर टैक्स है? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अगर आप सेक्शन 5 देखो आईजीएसटी एक्ट में, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर आपको ये जो इंट्रा स्टेट नजर आ रहा है उसकी बजाय होगा वहां पर, ये इंट्रा स्टेट की बजाय होगा इंटर स्टेट। बस इतना डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम। एक्सेप्ट, आगे चलते हैं, एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को चार्जिंग सेक्शन में ही बाहर रखा गया, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है क्योंकि उसको उन लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी में ही रखा है। ऑन वैल्यू टू बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 था। दूसरा मेरा क्वेश्चन क्या था कि कैसे वैल्यू डिसाइड होगी, तो उसका आंसर यहां पर मिल गया कि वैल्यू डिसाइड होगी सेक्शन 15 से। एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 20%। अच्छा, रेट कितना होगा वो भी यहां पर डिसाइड हो गया। कैसे डिसाइड होगा रेट मेरा? तो वो होगा एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट रेट को नोटिफाई करेगी, ऐसे रेट डिसाइड होगा। पर मैक्सिमम रेट कितना? 20%। तो रेट तो यहाँ पर 28% भी है कई जगह पर। तो 28% कैसे? तो 28% ऐसे कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ सीजीएसटी एक्ट देख रहे हैं, ऐसे ही एसजीएसटी एक्ट का भी 20% होगा, तो टोटल मिला के 40% मैक्सिमम हो सकता है। ये जो है ये सिर्फ सीजीएसटी एक्ट है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया कि रेट कैसे डिसाइड होगा, गवर्नमेंट बोलेगी कितना रेट, और कैसे बोलेगी? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। और जो फोर्थ है हमारा क्वेश्चन कि कौन पे करेगा, तो कौन पे करेगा उसका आंसर है यहाँ पर, इन सच मैनर एज बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। कौन पे करेगा इसको? टैक्सेबल पर्सन पे करेगा। तो मुझे चार्जिंग सेक्शन में जो 4 चीजें चाहिए थी, उस 4 चीजों का आंसर मुझे अपनी चार्जिंग सेक्शन 9 में मिल रहा है कि टैक्स किस चीज के ऊपर है? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इतनी चीज समझ ले हम लोग कि यहाँ पर इतनी चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी मुझे। एक तो इंट्रा स्टेट किसको बोलते हैं वो डिफाइन करना पड़ेगा, दूसरा सप्लाई किसको बोलते हैं वो मुझे पता होना चाहिए, गुड्स किसको बोलते हैं वो मुझे पता होना चाहिए, सर्विस किसको बोलते हैं वो मुझे पता होना चाहिए। अगर कोई चीज गुड्स नहीं है या सर्विस नहीं है तो उसके ऊपर चार्ज लग ही नहीं सकता।
कोई चीज गुड्स है और या तो फिर सर्विस भी है लेकिन सप्लाई नहीं है, उसको मैं सप्लाई नहीं बोल सकता, तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लग सकता। और अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा, इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट लगेंगे। वैल्यू के लिए उन लोगों ने बोला कि भाई सेक्शन 15 में जाओ और देखो, वो हम लोग जाएंगे और देखेंगे सेक्शन 15 में क्या है। रेट के लिए उन्होंने बोला कि भाई मैक्सिमम 40%। कौन नोटिफाई करेगा? गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। और पे कौन करेगा? टैक्सेबल पर्सन विल पे। कौन पे करने वाला है? टैक्सेबल पर्सन इसको पे करेगा। तो हमारा जो आज का जीएसटी है उसमें जो हमको समझना है अब वो है कि मैं गुड्स किसको बोलता हूं, गुड्स किसको बोलता हूं मैं, दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड। सर्विस किसको बोलेंगे वो मुझे पता होना चाहिए। सप्लाई किसको बोलेंगे वो मुझे पता होना चाहिए। इतनी चीजें अगर प्रेजेंट है तो ही चार्ज जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है, अदरवाइज चार्ज एप्लीकेबल नहीं हो सकता। जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 1 आवर हम लोग सेशन रखेंगे, बाकी का अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर वी विल हैव अ डिस्कशन, हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चार्जिंग सेक्शन तो यहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन चार्जिंग सेक्शन में से जो चीजें निकल के आ रही है कि गुड्स किसको बोलना है, सर्विस किसको बोलना है, सप्लाई किसको बोलना है, वो हमारे शेड्यूल में बाकी के दिनों में है। हाँ, आज हम लोग गुड्स और सर्विसेज को खत्म कर सकते हैं, बट स्टिल हमारा डिस्कशन का पोर्शन है वो चला जाएगा उसमें। जो बेटर है कि आपके कोई क्वेश्चंस है इतना जो हम लोगों ने लिया उसके बारे में, या कोई अलग क्वेश्चन, तो पहले उसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। 10 o'clock तक का हमारे पास टाइम है। इतनी चीजें हमको समझनी पड़ेगी कि गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है और सप्लाई क्या है। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ व्हाट इज गुड्स। जो गुड्स की डेफिनेशन है, कोई भी डेफिनेशन होगी सेक्शन 2 में, ऑल द डेफिनेशंस आर गिवन इन सेक्शन 2। सेक्शन 2 में अगर आप देखो, सो लेट्स वेरीफाई द डेफिनेशन ऑफ गुड्स हियर। Section 2 clause 52. Goods means every kind of movable property other than money and securities, but includes actionable claim, growing crop, grass and things attached to or forming part of land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply. अच्छा, 2-3 चीजें ही है इस डेफिनेशन में जिसको इंपॉर्टेंस देना है हमको। एक तो मूवेबल, अगर कोई चीज मूवेबल नहीं है तो वो गुड्स नहीं है। मूवेबल किसको बोलते हैं हम लोग? जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग मूव कर सके। इसकी रिलेटेड एक वर्ड है जिसको ऑपोजिट वर्ड भी हम लोग बोल सकते हैं, इमूवेबल। ये जो इमूवेबल का डिस्कशन है हम लोग कल करेंगे, बिकॉज शेड्यूल 3 में इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिस्कशन आएगा, उसके साथ लिंक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बट एज फार एज नॉर्मल लैंग्वेज मूवेबल इज कंसर्न, मूवेबल मीन्स व्हिच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जो भी मूवेबल चीज है उसको हम लोग गुड्स बोलेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ ये है, मनी को हम लोग मूव कर सकते हैं लेकिन वो गुड्स नहीं है। सिक्योरिटी को हम लोग मूव कर सकते हैं लेकिन वो गुड्स नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड हियर, ये अदर देन है, वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी और सिक्योरिटीज को हम लोग गुड्स नहीं बोल सकते। एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, एक्शनेबल क्लेम्स। देखिए इसको ऐसे समझे हम लोग, इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम जो है वो हमारे लिए गुड्स है। एक्शनेबल क्लेम किसको बोलते हैं हम लोग? एक्शनेबल क्लेम किसको बोलता है? मेरा डेटर है उसको एक्शनेबल क्लेम बोलता है। अमाउंट रिकवरेबल, किसी के पास से कोई अमाउंट रिकवरेबल है उसको मैं एक्शनेबल क्लेम बोलूंगा। ये जो मेरा क्लेम है किसी के ऊपर जिसको मैं बोलूंगा एक्शनेबल क्लेम, उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं एज पर द डेफिनेशन गिवन अंडर क्लॉज 52 ऑफ सेक्शन 2। तो क्या इसका मतलब ये है कि डेटर अगर मैंने किसी को ट्रांसफर कर दिया तो उसके ऊपर मुझे जीएसटी पे करना है? अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं डेफिनेशन की कि गुड्स की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा, जीएसटी लगेगा या नहीं वो हम लोग सप्लाई देखेंगे तब डिस्कस कर सकते हैं।
एक्शनेबल क्लेम जो है वो मेरे लिए गुड्स है। बहुत अच्छे तरीके से समझे हम लोग इसको। एक्शनेबल क्लेम 3 चीजें, मनी इज नॉट गुड्स, सिक्योरिटी गुड, सिक्योरिटी मतलब क्या, शेयर, डिबेंचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो हमारे लिए गुड्स नहीं है। लेकिन एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स। एक्शनेबल क्लेम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। अब जब भी गुड्स की बात करते हैं उसके बाद में सर्विस की बात इनवेरिएबली हमको करनी पड़ती है। उसकी डेफिनेशन है क्लॉज 102 ऑफ सेक्शन 2। चलिए बात कर लेते हैं एक बार सर्विस। इसकी सर्विस की डेफिनेशन इतनी इंटरेस्टिंग है। आप अगर क्लॉज 44 ऑफ सेक्शन 65B देखो सर्विस टैक्स एक्ट का, तो सर्विस की डेफिनेशन पूरे 1.5 पेज में थी, 1.5 पेजेस। जबकि यहाँ पर सर्विस की डेफिनेशन एकदम छोटी। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। अच्छा पहले इतनी लाइन ही समझते हैं हम लोग। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज अगर गुड्स है तो वो सर्विस नहीं है। अगर किसी चीज को मैंने गुड्स की डेफिनेशन में से निकाल दिया तो वो सर्विस की डेफिनेशन में ऑटोमेटिक चली जाएगी। लेकिन मनी एंड सिक्योरिटीज, जो भी आर्टिकल असिस्टेंट कोई अगर है जो इस सेशन को अटेंड कर रहा है, जिसको सीए फाइनल की एग्जाम भी देनी है और जिसमें जीएसटी का पेपर भी है, तो वो अपना ये सारी चीजें नोट डाउन भी करता जाए। ये जो डिस्कशन है आपको अपनी एग्जाम में भी बहुत काम लगने वाला है। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। बट वाला जो डिस्कशन है, बट वाला हम लोग बाद में करते हैं। अभी इतनी चीज समझते हैं। क्या देखा हम लोगों ने, मनी, सिक्योरिटी, एक्शनेबल क्लेम्स। यहां पर मैं डालता हूं गुड्स, यहां पर मैं डालता हूं सर्विस। मनी गुड्स है या सर्विस है, तो मनी ना गुड्स है ना सर्विस है। तो गुड्स की डेफिनेशन में बोला कि अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, सर्विस की डेफिनेशन में बोला कि अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी ना गुड्स है ना सर्विस है। इसका मतलब ये हुआ कि मनी और सिक्योरिटी के ऊपर जीएसटी लग ही नहीं सकता, बिकॉज वो गुड्स भी नहीं है सर्विस भी नहीं है। एक्शनेबल क्लेम में मैंने देखा कि ये गुड्स है, तो नेचुरली गुड्स हुआ तो वो सर्विस नहीं हो सकता। एक्शनेबल क्लेम इज गुड्स। ओके, अब बट वाली बात करते हैं। But includes activities relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode from one form of currency or denomination to another form of currency or denomination for which a separate consideration is charged. इसी में एक explanation भी insert किया गया है by Finance Act 2000 GST Amendment Act 2018, जिसमें लिखा गया है कि सिक्योरिटी को भले ही हम लोगों ने बाहर रखा है, लेकिन जो ब्रोकरेज लेते हैं, सिक्योरिटी में डील करते हैं, वो ब्रोकरेज सर्विस की डेफिनेशन में से बाहर नहीं है। तो जो एक्सेप्शन है वो ऐसे है कि भाई मनी जो है वो ना गुड्स है ना सर्विस है, लेकिन डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करूं, रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करूं, ऐसे एक करेंसी में से दूसरी करेंसी में मैं कोई कन्वर्जन करता हूं और उसके लिए कंसीडरेशन चार्ज किया जाता है, तो वो सर्विस की डेफिनेशन में से बाहर नहीं है, इट इज सर्विस। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसा किसी को दिया, लोन दी मैंने किसी को, तो ये लोन जो है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता। लेकिन डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट किया, पाउंड को रुपीस में कन्वर्ट किया, रुपीस को पाउंड में कन्वर्ट किया, ऐसी अगर सर्विस है जिसके ऊपर ब्रोकरेज हम लोग चार्ज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग सर्विस मानेंगे। वो सर्विस की डेफिनेशन में से बाहर नहीं है। उसी तरीके से सिक्योरिटी बाहर है, लेकिन कोई पर्सन अगर सिक्योरिटी में डील करता है, मान लीजिए कि किसी ने किसी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स को सेल किया, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन उसको सेल करने के लिए जो ब्रोकरेज पे की है स्टॉक ब्रोकर को, वो सर्विस है, वो सर्विस की डेफिनेशन में से बाहर नहीं है। तो इसमें ऐसे माने हम लोग, गुड्स और सर्विस मेरे लिए जो भी है, मनी, सिक्योरिटी, उसके बाद में मनी और मनी की अलाइड सर्विसेज और सिक्योरिटी की अलाइड सर्विसेज। मनी ना गुड्स है ना सर्विस है, सिक्योरिटी ना गुड्स है ना सर्विस है। मनी की अलाइड सर्विसेज जो है, मतलब कि एक करेंसी में से दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करना, वो गुड्स नहीं है लेकिन वो सर्विस है।
सिक्योरिटीज की अलाइड सर्विस जो है वो गुड्स नहीं है, लेकिन सर्विस तो है ही। तो यू अंडरस्टूड व्हाट इज गुड्स एंड सर्विसेज, क्या चीजें गुड्स में है और क्या चीजें गुड्स में नहीं है, क्या चीजें सर्विसेज में है और क्या चीजें सर्विसेज में नहीं है। So what we are saying is कि money and securities are outside the definition of goods and services, लेकिन उसकी जो allied services है, allied activities है, conversion of money या तो फिर security में dealing वाला जो brokerage वाली बात करते हैं, वो service की definition में बिल्कुल included है, वो outside the definition of services नहीं है। So this is what we have understood by goods and services. Yes, I think we are at 10 o'clock. कितनी चीजें हम लोगों ने समझ ली आज? सिर्फ जीएसटी एक्ट की बात करें तो चार्जिंग सेक्शन समझे हम लोग, गुड्स क्या है वो समझ लिया हम लोगों ने, सर्विसेज क्या है वो हम लोगों ने समझ लिया।